Good morning, students. Today we are going to start the topic for work energy theorem or work energy principle. According to this theorem, we can say that the net amount of work done is equal to the change in kinetic energy. सीधी सी बात है, यदि किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स एक्ट करते हैं तो उस केस में जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा तो हमेशा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये फॉर्म यही कहती है द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। According to this theorem, इसके स्टेप लिखेगा मैं एक बार। According to this theorem, the work done by the net force, work done by net force in displacing a body, is equal to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy of the body. तो नेट वर्क डन जो होगा ना वो हमेशा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये इसका सीधी सी बात है, रिलेशन यही है इसकी स्टेटमेंट यही है। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होगी तो इसका वर्क डन होगा उस केस में, और जो वर्क डन जो होगा वो हमेशा बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट लिख रखी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूव करेंगे हम प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए हमने मान लिया सपोज m जो है बॉडी का मास हमने मान लिया m बी द मास ऑफ द बॉडी, और u जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और v जो है ये है फाइनल वेलोसिटी। लेट f जो है कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। और ए हमने मान लिया एक्सेलरेशन, ए क्या है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ए क्या है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। देन वी कैन से दैट F इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स क्या हो सकता है आपका F बराबर m में, यही होगा ना। और A क्योंकि पहले बॉडी वेलोसिटी u थी, बाद वेलोसिटी क्या है v, तो A को हम पीछे पढ़ा होगा, हमने बताया था A जो होगा वो होता है dv by dt। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt टाइम में कोई ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी मान लो ये चीज हो रही है तो एक्सप्रेशन को हम ये कह सकते हैं, इसको यहां पर कर दो, F इज इक्वल टू रिलेशन आपका आ जाएगा m A इज इक्वल टू आपका आएगा dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब हम ये कह रहे हैं इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, स्मॉल amount of work is done for
डिस्प्लेसिंग ए बॉडी dx ds की मान के वर्क डन क्या हो रहा है आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय डिस्प्लेसिंग ए बॉडी टू स्मॉल डिस्टेंस ds। जब बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया ना, तो बॉडी ने मान ली कितना डिस्टेंस कवर किया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ है, वर्क डन में क्या होगा, स्मॉल। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं स्मॉल वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds। जब बॉडी फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ds, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन भी स्मॉल होगा, ये आ जाएगा। f आपको दे रखा है, पुट कर दो, तो dw इज इक्वल टू ये आ जाएगा f m और v की वैल्यू क्या है, f e m इंटू dv बाई dt, ठीक है, और इंटू में क्या है इसका ds, और ds बाई dt यहाँ लिख देता हूँ मैं सर, ds डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसको भी कर दिया। तो वर्क डन जो आपका आएगा dw जो है वो किसके बराबर आएगा, m और ds बाई dt भी mv इंटू dv, इक्वेशन -1 ये आपका एक स्मॉल वर्क डन आ गया। जब बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बॉडी के अंदर होता है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर increasing the velocity u to v। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है कितना बढ़ रही हो u से v तक, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल निकाल, स्मॉल दे रखा है, टोटल के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u to v mv इंटू डी, भाई ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, स्मॉल वर्क डन दे रखा हो, टोटल निकालना हो, इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का विद dw, पीछे बताया होगा w आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद dw, w यहाँ पे m कांस्टेंट होगा, मास तो किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, उसके अलावा जो भी टर्म होगी कांस्टेंट कहलाएगी, इसका मतलब m यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा v dv, और आगे एक फॉर्मूला बता रखा है इंटीग्रेशन का मैंने, x की पावर n dx, n पावर है, x कोई वेरिएबल है, x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x n+1 बाई n+1, मतलब जो आपकी पावर जो है उसमें से देखो x एज इट इज पावर में एक ऐड कर दिया और न्यू पावर से डिवाइड कर दिया, तो वही यहाँ पे करोगे आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर पर, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है w इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा m एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट dv, इन दोनों में अंतर है, तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए ये यूज करो, यहाँ पे क्या आएगा v 1+1 2/2, न्यू पावर पीछे आ जाएगी, और ब्रैकेट लगा दो आप, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, और लिमिट जो है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, ये लिमिट राइट साइड में आ जाएगी, इधर u और इधर v, ठीक है। अब लिमिट्स को सोल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं, w इज इक्वल टू m एज इट इज, ये जो वैल्यू दे रखी है इसके जगह अपर लिमिट रखो v है, v आएगा,
v स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। तो अपर लिमिट माइनस इस u की जगह लोअर लिमिट v कितना पहले यहाँ पे u आ जाएगा, तो u स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स को सोल्व करते हैं, इसके जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। क्यों v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, m v स्क्वायर बाय 2 किसका रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का। m v स्क्वायर बाय 2 ये काइनेटिक एनर्जी है, बट ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये आपका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप कह सकते हो w जो है ये आपका आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो था नेट अमाउंट ऑफ वर्क किसका होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो था इसका रिलेशन स्टेटमेंट, ये तो थी इस थ्योरम की। इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स एक्ट करोगे तो नेट वर्क डन जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके लिए हमने पहले एक बॉडी मान ली जिसका मास ले लिया, सपोज दैट u इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली, v फाइनल वेलोसिटी मान ली। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों, तो dw इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dw इज इक्वल टू लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हो रहा है, वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। ठीक है, फिर फोर्स निकाल लिया बराबर m में, a होगा dv बाय dt, क्योंकि वेलोसिटी पहले u थी बाद में v, तो वेलोसिटी हमने जो वेलोसिटी चेंज जो हुई वो हमने dv मान ली, तो a को हमने क्या कर दिया था उसमें dv बाय dt, और फिर ds बाय dt डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है, v कर दिया उसको। फिर आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये तो स्मॉल वर्क डन आपका हुआ है, टोटल वर्क डन क्या होगा, जब वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही हो u से v तक, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसको सॉल्व करें। इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन हम करवाएंगे एक बार और, देखा टाइम लगा तो बाद में। ये मैथमेटिकल टूल्स है, यूनिट 0 लिख रखी है फिजिक्स के स्टार्टिंग में ही, वहाँ कुछ दे भी रखा है यदि आप पढ़ना चाहते हो तो। ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इस प्रकार टर्म दे रखी है, तो किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसके अलावा जो भी टर्म होगी वो कांस्टेंट कहलाती है। तो ये m कांस्टेंट है, यहाँ पे इसको लिख दिया बाहर, और v इंटू dv, इस प्रकार टर्म कोई भी दे रखी हो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से बता रखा है इंटीग्रेशन के लिए, इसको लिख कर ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम तुम्हारे क्लास बोर्ड क्लास के अंदर 11th क्लास में ही मान सकते हो आप, आता है एग्जाम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके कारण होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोजीशन के कारण और कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी बॉडी का पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द इफेक्ट ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, शेप, साइज, लेंथ, उसमें कुछ चेंजिंग यदि आ रहा है, इसका एनर्जी उसमें कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन यही है, पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी दिस बॉडी इज डिफाइंड एज द energy possessed by the body, energy possessed by the body by the effect of its position
और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कह सकते हो लेंथ आएगा, शेप आएगा, साइज, एक्सेट्रा। किसी बॉडी की पोजीशन और उससे कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज हो रहा है तो उससे पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल्स आपने पढ़ा होगा इसके अंदर भी, स्ट्रेस्ड बो, खिंचा हुआ धनुष जो होता है ना, उसकी एनर्जी कौन सी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। घड़े में चाबी भर रहे हो आप, एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, वाटर स्टोर इन ए डैम, एक डैम में वाटर स्टोर किया हुआ है तो वहां भी उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे उठा रहे हैं, अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे उठा रहे हैं, एनर्जी कौन सी होगी उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इसके एग्जांपल मैंने बताए। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स, 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक इसका पार्ट हम करेंगे, दूसरा बड़ा टॉपिक को कल करेंगे हम। तो इसके फर्स्ट इसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है तो नाम से ही हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body by the effect of its position above the surface of earth। एक बॉडी अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, कुछ हाइट तक उसको उठा रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो उस केस में एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by the body, gravitational potential energy is the energy possessed by the body, gravitational potential energy is the energy possessed by the body, gravitational potential energy is energy possessed by the body by the effect of position, by the effect of its position, above the surface of earth, above the surface of earth। एक बॉडी जो है अर्थ पे रखी हुई है, उसको अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो उस केस में उसमें एनर्जी बॉडी में कौन सी होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल इसका यदि आप लिखना चाहते हो क्या लिखोगे, व्हेन we raise a body from earth surface to a small height, कुछ हाइट पे यदि उसको उठाते हो। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर हमने मान लिया सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ एक बॉडी रखी हुई है, फोर्स इस
पे अप्लाई किया हमने, बॉडी यहां आ गई, ठीक है। ये सपोज दैट एच हाइट उसने रेज की, ठीक है, एच हाइट बॉडी ने रेज की। इसके लिए मान लिया सपोज m जो है ना, m मान लिया मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, इस बॉडी जो ले रखी है इसका मास क्या है m, और s जो है, s यहाँ पे क्या है, s यहाँ पे क्या है, हाइट, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेज्ड, द बॉडी इज रेज्ड, वो हाइट है जिसमें हमने बॉडी को रेज के उठाया हुआ है, यहां से यहां तक उठा रखा, कितनी हाइट है, h हाइट तक बॉडी को हमने उठा रखा है। then the force applied, and the force applied to overcome the gravitational force, क्या लिख दिया मैंने, कितना फोर्स अप्लाई किया आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन को कम करने के लिए। यदि हाइट ज्यादा नहीं है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आपका अर्थ सरफेस और नियर अर्थ सरफेस जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट होता है। तो हमने ये मान लिया यदि हाइट आपकी ज्यादा नहीं है तो ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। तो कितना फोर्स अप्लाई किया ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कम करने के लिए, फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फोर्स कितना होगा, mg आएगा। तो कितना दे रखा है आपको, mg दे रखा है, और इधर आपने फोर्स लगा रखा है, इधर बॉडी आप मूव कर रही है, तो लिख सकते हो एज द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जिधर हमने फोर्स लगाया उधर डिस्टेंस हो रहा है, तो उस केस में वर्क क्या होगा, फिर आपका वर्क होगा, भाई फोर्स आया डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एज इट इज फोर्स mg और डिस्टेंस कितना कह रहा है, h हाइट तो उठाया, तो डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ डायग्राम के अंदर। दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम u से कर सकते हैं, u इज इक्वल टू mg। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी आई है बाय द अप्लाइड फोर्स, तो जो हमने फोर्स लगाया जो है अप्लाइड फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि जिधर हमने फोर्स लगाया बॉडी उधर ही मूव कर रही है, अप्लाइड फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये कहते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो आपका आएगा माइनस ऑफ mgl। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नेगेटिव आएगा, और वर्क डन बाय द, लिख सकते हो यहाँ भी, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक बॉडी ले रखी है, इसका मास m है, अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, उस बॉडी को हमने रेज किया हुआ है, फोर्स अप्लाई करने के बाद h हाइट तक आ जाती है मान लो। तो उस केस में आपको
ये बता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक बॉडी को सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाओगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए उस बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमने बॉडी मान ली, फोर्स लगाने के बाद यहाँ तक आ जाती है, फोर्स निकाल लिया बराबर mg होगा, तो गर्दन आपका होगा इधर बॉडी को फोर्स लगा रखा है, यहाँ से यहाँ तक आगे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, गर्दन होगा ये आ जाएगा। अप्लाइड फोर्स के कारण पॉजिटिव में आएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ तक करो, थैंक्स।